है, यहाँ पे अभी लाइव हो रहा है। और इस लाइव के लिए मैं टॉप टू एस्ट्रो का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है आपके सामने प्रस्तुत होने का। और आज हम कुछ बातों का डिस्कशन करेंगे, इस पे हम विचार विमर्श करेंगे। और जो मेरा आज का टॉपिक है, जो विषय है, वो मैरिज लग्न विषय के है। और वो विषय आजकल मैंने इसलिए पसंद किया है या सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉल आती है, जितनी भी समस्या आती है, उसमें से 70% समस्या लग्न जीवन या प्रेम विवाह संबंधित होती है। तो और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ युवान और युवतियां ही होती है, जो कपल या जो वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं वह लोग भी होते हैं। बहुत सारी समस्याएं आजकल बढ़ती जाती है। तो इसके बारे में हम ज्योतिषीय चर्चा करेंगे कि लग्न जीवन में समस्या कहाँ से आती है और कैसे उद्भव होती है और कैसे पता लगता है कि समस्याएं लग्न जीवन में उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो आज का जो वर्तमान युग है या वर्तमान समय है, उसमें लग्न जीवन की परिभाषाएं बदल गई है। जो पुरानी हमारी सोच थी उससे अलग होती है। आज के युवान युवती और जो माता पिता की सोच भी काफी हद तक बदल चुकी है। और जैसे कि आज मुक्त समाज बनता जा रहा है, कई युवान युवती पहले से ही संपर्क में होते हैं एक दूसरे के, और अपनी पसंद से वो लोग पसंद करते हैं कि उनका जीवन साथी कैसा होगा, कैसा रहेगा, क्या व्यवसाय करने वाला होगा, क्या पढ़ा लिखा होना है, कैसा लुक होना चाहिए, और वह अपने हिसाब से पसंद करते हैं। और खेद के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आजकल फैमिली कोर्ट के अंदर जितने भी फैमिली समस्या के केस दर्ज है, उसमें से 50%, 50% समस्याएं लग्न जीवन की है। और वो समस्याओं में से भी ज्यादातर समस्या प्रेम लग्न करने के बाद उद्भव होती है या प्रेम लग्न जीवन में है। तो ऐसा क्यों है? उन्होंने लग्न तो अपनी मर्जी से किया है, उनकी पसंद से किया है। शायद माँ बाप माता पिता पसंद न पसंद करे तो फिर भी उनकी लग्न को मंजूरी दे देते हैं। तो फिर कैसे होता है? ये समस्या क्यों है? और इस समस्या का पता कैसे लग सकता है जन्म पत्रिका के हिसाब से? और अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हल क्या होता है? यहाँ पे मैं न तो प्रेम लग्न या लव मैरिज की फेवर करता हूँ या उनको मंजूरी देता हूँ, ना तो उनका विरोध भी करता हूँ। यहाँ मेरा जो संबंध है या मेरी जो आज की टॉपिक है, उसमें हम उसके कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। ये जो टॉपिक है हम 2 या 3 सेशन में करेंगे। तो पहला सेशन ये है कि पहले तो वो पता करें कि उन कोई भी व्यक्ति है, कोई जातक है, उसके जीवन में प्रेम विवाह या प्रेम लग्न की संभावनाएं कितनी है, और कितने प्रतिशत संभावना है अरेंज मैरिज की है। ज्यादातर किस्सों में, ज्यादातर जो
समस्याएं होती है या समस्या के समाधान के लिए लोग आते हैं, उनका पहला प्रश्न यही होता है, खास करके युवान युवतियों का, कि मेरा लग्न कैसा होगा। कैसा होगा मतलब प्रेम लग्न होगा या अरेंज मैरिज होगा, माता पिता सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो उनका जीवन साथी है वो कैसा होगा। तो ज्योतिषीय शास्त्र में जैसे कि अ, जो 12 भाव है, 12 भाव में तीन चार भाव ऐसे हैं कि जो आपके लग्न जीवन के बारे में आपको बता देंगे कि आपका प्रेम संबंध होगा या नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगा, फैमिली की सम्मति से होगा, या लग्न जीवन कैसा रहेगा। तो ये जो समस्या है उसकी शुरुआत उसकी जांच पड़ताल या उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष शास्त्र में सोच होती है सबसे पहले जातक खुद कैसा है, जातक की सोच कैसी है, वहां से होता है। तो जातक की सोच के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ता है उसका लग्न का भाव, मतलब एसेंडेंट जिसे कहते हैं वह कैसा है। लग्न भाव कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्न भाव से ही जातक का बहुत कुछ पता लग जाता है। उसका जो कई हद तक उसका जो स्वभाव है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो वहीं से पता लग जाती है। अगर उसके बाद दूसरा भाव होता है जहाँ से लग्न जीवन या प्रेम संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह भाव है चतुर्थ भाव या फोर्थ हाउस। जो खुद बताता है चतुर्थ भाव, उसकी जो संवेदना है, प्रेम है, उसकी माता का है, उसका सुख है, जनरल टर्म्स में जिसे सुख कहा जाता है, कि हैप्पीनेस जिसे कहा जाता है, वो चतुर्थ भाव से होता है। और पंचम भाव भी उसकी विद्या के साथ साथ प्रेम और संवेदनाओं को बताता है। अगर ये हो गया आपका प्रेम के लिए का जो कौन कौन से भाव को देखना है, ये चीज हुई। तो प्रेम के लिए आपको चंद्र को भी देखना पड़ता है, क्योंकि चंद्र वो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में अगर पुरुष जातक होता है तो उसका मंगल और शुक्र भी देखना पड़ता है। स्त्री जातक में गुरु को देखना पड़ता है, शुक्र को देखना पड़ता है। तो ये तीन प्लैनेट है जो आपकी इमोशंस फीलिंग्स को ज्यादा हद तक लार्जली लग्न जीवन के संबंध में प्रभावित करते हैं। तो इसका ब्यौरा विवरण आपको समझना पड़ता है। इसके बाद अगर प्रेम संबंध से कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, आजकल कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना है, एक अच्छी रिलेशनशिप में जाना है, मैरिज का मेरा कोई सोच नहीं है। ऐसे कई सवाल आते हैं और कई लोग ऐसे पूछते भी है कि मेरा रिलेशन कब बनेगा, कब तक मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा। मगर मैरिज की उसमें जब बात आती है तो वो ना कहते कि नहीं मैरिज के लिए नहीं, मुझे एक सिर्फ रिलेशन का। तो जब रिलेशन तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको। रिलेशन के बाद अगर इस संबंध को आपको ले जाना है मैरिज तक,
या कुछ समय 1-2 साल तक, 3 साल, कई लोग 5-5 10-10 सालों से भी रिलेशनशिप में होते हैं। तो उसके बाद आता है समस्या बारी, क्योंकि फैमिली प्रेशर करती है, समाज उनको दबाव बनाता है कि भाई आप लोग इतने सालों से जानते पहचानते हो, तो कोई लग्न जीवन में परिवर्तन कर दो, लग्न में परिवर्तन करवा दो, प्रेम को लग्न में परिवर्तन करवा दो। तो वह बात जब आती है तो वो बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके लिए आपका सप्तम भाव भी देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आपको देखना है कौन कौन के भावों को, पहला भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव। नवम भाव इसलिए देखना पड़ता है कि पंचम भाव से वो पंचम है, पांचवा स्थान है। तो वो जो पंचम स्थान की जो सूक्ष्म जो असर होती है वो वहां से ही पता चलती है। तो ये 5 भाव को आपको देखना है और उसका मूल्यांकन करना पड़ता है कि ये व्यक्ति के जीवन में प्रेम है या नहीं है, प्रेम होने के बाद उसकी शादी में लग्न में परिवर्तन होगा या नहीं, लग्न जीवन उसी व्यक्ति से होगा या नहीं, वो ऐसे पता चलता है। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति का कुंडली में, अभी हम कुंडली के हिसाब से सोचते हैं कि प्रथम स्थान का स्वामी मतलब लग्नेश अगर पंचम स्थान में होता है, या पंचम स्थान से जितना प्रबल संबंध, संबंध किस तरह से बनता है पंचम स्थान से, या तो लग्नेश कुछ पंचम स्थान में बैठ जाए, या पंचम स्थान के स्वामी पंचमेश के साथ युति में हो, या प्रतियुति में हो, या दृष्टि संबंध बनाता हो। तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन प्रेम के प्रति ध्येय बना लेता है। एक वो प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो आधार रखता है, डिपेंड करता है कि ये संबंध कितना स्ट्रांग है। जैसे कि मैं बताऊं कि लग्नेश अगर पंचम स्थान में है तो एक अच्छा संबंध बनाता है, मगर पंचमेश अगर लग्न स्थान में हो और लग्नेश पंचम स्थान में, मतलब एक दूसरे के स्थान परिवर्तन किया हो, तो वो संबंध ज्यादा मजबूत होता है और ऐसे व्यक्ति की प्रेम के प्रति का आकर्षण खूब रहता है। वो शायद ऐसा भी होता है कि उसके जीवन में वो प्रेम को ध्येय बना लेता है, बस उसको ध्येय होता है कि मैं प्रेम प्राप्त करूं, मैं किसी से प्रेम करूं। अगर पंचमेश सप्तम स्थान में चला जाता है और सप्तम स्थान के स्वामी के साथ, या तो सप्तमेश के साथ, सप्तम भाव के स्वामी के साथ कोई संबंध बना लेता है। संबंध किस तरह से बनता है, युति होती है, प्रतियुति है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऐसे में वह व्यक्ति का लग्न जिस जातक से, जिस व्यक्ति से वो प्रेम करता है, उसी से होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं कभी भी ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये जो संबंध है वो 100% प्रेम संबंध होगा, क्योंकि कुछ न कुछ त्रुटि कभी कभी हो जाती है समय में या कैलकुलेशंस में, तो थोड़ी संभावनाएं कम ज्यादा होती है, मगर ऐसे में संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है कि यह व्यक्ति का लग्न उसी व्यक्ति से होगा जिससे वह प्रेम करता है, या तो प्रेम जो उनकी दो व्यक्ति का प्रेम लग्न जीवन में परिवर्तन होगा। ऐसा ही एक संबंध है कि अगर पंचमेश और सप्तम स्थान का स्वामी नवम स्थान में बैठ जाए, या तो दोनों में से एक नवम स्थान जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, भाग्य स्थान में बैठ जाए और उसके साथ
सप्तमेश युति, प्रतियुति, दृष्टि संबंध, स्थान परिवर्तन वगैरह संबंध बनाए तो ऐसे में भी लग्न जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार हमने देखा है कि कुछ जो जिसे कहते हैं कि कुछ युवक युवतियों के, जिसे कहते हैं कि प्रथम दृष्टि का प्रेम है ये, तो ऐसा कब होता है? जिसे ज्यादातर ऐसा कहा जा सकता है कि एक दैहिक या शारीरिक आकर्षण कह सकते हैं। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसे में अगर पंचमेश की पंचमेश का संबंध अगर 9वें भाव, सॉरी 8वें भाव या 12th हाउस, जो 12वां भाव जो है उससे हो जाता है, तो बहुत संभावनाएं होती है कि उनके जो प्रेम में शारीरिक आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेम तो बात की बात है, वो लोग के बीच शारीरिक आकर्षण बहुत होता है, और फिर जब ये ऐसे संबंध लग्न जीवन में परिवर्तन होते हैं, लग्न जीवन से जुड़ते हैं, तो फिर आगे जाके बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो 8वां भाव और 12वां भाव भी प्रेम संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, या उनकी प्रभाव भी दिखती है। मगर ऐसे में वहाँ पे ऐसा कहा जाकर सच्चा प्रेम नहीं होता है। कई बार ऐसे जो संबंध होते हैं, प्रेम संबंध है, उसमें अगर पंचमेश द्वितीय स्थान के साथ संबंध बनाता है तो भी जो प्रेम संबंध है वो लग्न में परिणित होते हैं, मतलब लग्न जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान वो कुटुंब भाव है किसी भी जातक का। तो जो उनके प्रेम संबंध है वो कौटुंबिक संबंधों में परिणित हो जाते हैं। उनका ऐसा ही एक है जो संबंध बनाता है पंचमेश। अगर पंचमेश 11वें भाव में बैठकर खुद के पंचम भाव को देखेगा और 11वें स्थान के मालिक के साथ संबंध बना देता है, तो 11वां भाव मित्रता का है, बहुत नजदीक की मित्रता होती है, वो 11वां भाव दिखाता है। अगर ये दोनों के बीच ज्यादा संबंध होते हैं और दोनों कुंडली स्त्री पुरुष की होती है, तो बन सकता है कि मित्रता लग्न जीवन में परिवर्तन हो सकती है। और एक संबंध मैं बताता हूँ कि जहाँ पे आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ युवक युवतियां अभ्यास के दौरान या जिसे कहते हैं कि अभ्यास के दौरान या अभ्यास के बाद जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, वहाँ पे उनके प्रेम संबंध पनपते हैं और शादी में परिवर्तन। तो ऐसे में पंचमेश के साथ दशमेश, दशम भाव का स्वामी दशमेश और षष्ठेश, उसके भी संबंध देखने को मिलते हैं। मतलब एक दूसरे से युति में होते हैं, प्रतियुति में होते हैं, उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है। तो ऐसे में जो जातक की कुंडली में पंचमेश दशमेश से संबंध करता है या षष्ठेश से संबंध कर लेता है, तो ऐसे में वह जातक का प्रेम उसके जो कार्यालय के साथ बन सकता है, या तो लग्न उसी व्यक्ति के साथ हो जाता है। तो ये परिस्थितियां बनती है लग्न लव मैरिज के लिए। अभी कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई दो व्यक्ति के बीच लग्न जीवन बाद में शुरू होता है, मगर उसके पहले जब
प्रेमी होते हैं तब बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मगर जैसे ही प्रेम लग्न में परिवर्तन होता है तो दोनों के लग्न जीवन में समस्या उद्भव होना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे अब बात करें हम लोग तो साइकोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो पहले के जमाने में जब मैरिज होती थी तो उसमें घर के सभ्य, कुटुंब के सभ्यों की सम्मति रहती थी, बड़े बुजुर्गों की सम्मति रहती थी। ठीक है। और लग्न से पहले, शादी से पहले युवक युवती सिर्फ एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं एक दो बार और पहचान होती है थोड़ी बहुत, ज्यादा उनकी पहचान नहीं होती है। बाद में जब लग्न जीवन शुरू होता है तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी दौरान शायद एक दो साल निकल जाते हैं। और अगर इसके दौरान कुछ समस्या उद्भव होती है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वडील लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो उनको समझाते हैं कि भाई लग्न जीवन में ऐसी ऐसी समस्या होती है, उसका समाधान ये है, आपको दे। और अलग अलग प्रकार से समझा के उनका लग्न जीवन को स्थिरता प्रदान कर देते हैं। ठीक है। और जो ऐसे जो जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं उसमें लग्न जीवन को एक जिम्मेदारी न समझ के एक कौटुंबिक संबंध के हिसाब से देखा जाता है। जबकि आज की जो आधुनिक युग में जो लग्न होती है, लव मैरिज होती है, उसमें समस्या ये है कि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, समझते हैं, एक दो साल रिलेशन में रहते हैं, समझ लेते हैं, एक दूसरे को जो भी समझना है समझ लिया 2 साल 3 साल में। फिर शादी करते हैं, लग्न करते हैं, और लग्न के बाद उनके पास कुछ रहता ही नहीं है समझने को, समझ तो पहले ही चुके हैं सब। फिर जैसे नजदीक आते हैं तो लग्न जीवन में उनको खामियां दिखनी शुरू होती है। जो जिम्मेवारी बढ़ती है लग्न जीवन में बंधने के बाद, लग लग जो उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है तो वो ये समझ जिम्मेवारी को निभा नहीं पाते, क्योंकि वह लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। और कुछ भी समस्याएं जब आती है तो माता पिता या जो परिवार के लोग उनको हेल्प ज्यादातर किस्सों में मदद नहीं करते, क्योंकि ऐसा कह के बोल देते हैं कि भाई आपने शादी आपके हिसाब से आपकी मर्जी से चयन किया था पात्र को, तो अब आप ही उसको निभाओ। और फिर उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है। समझाने वाले दो एक ही प्रकार के लोग होते हैं, वो होते हैं लॉयर, वकील होते हैं। और वकील तो झगड़ा बढ़ेगा उसी में उनका ही फायदा है। तो आखिर में वो डाइवोर्स तक चला जाता है वो संबंध। और जो संबंध शादी से पहले 3 साल 4 साल 5 साल चला था, मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं या रिलेशनशिप कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो उसको, दोस्ती कह लो, वो 5 साल चलता है। और लग्न में बंधने के बाद 2 साल मुश्किल से चलता है। तो वजह यह है कि उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है, जिम्मेवारियां समझाने वाले लोग कोई नहीं होते हैं। तो ये समस्या को आपकी कुंडली में कैसे दिखेगी, ये मैं आपको समझाता हूं अब, कि समस्या कहाँ से दिखेगी आपकी कुंडली में। जैसे कि आपने देख लिया कौन कौन से भाव बहुत महत्व के है, इम्पोर्टेंट है। पहला, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम स्थान। ठीक है, लग्न जीवन के लिए। अगर ऐसे में पाप ग्रह, पाप ग्रह कौन से होते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से? सूर्य, शनि, मंगल। सूर्य क्रूर ग्रह है, उसको आप पाप ग्रह नहीं भी मान सकते, क्रूर ग्रह है। फिर राहु, केतु।
अगर ये राहु केतु एक ही बात है, राहु या तो केतु, तो ये चार और कई बार निर्बल चंद्र भी पाप ग्रह की तरफ उसका असर दिखाता है। तो ये जो ग्रह है, अगर पंचम के साथ, पंचम स्थान के साथ, सप्तम स्थान के साथ, चतुर्थ स्थान के साथ अगर संबंध बनाते हैं, तो आपकी जो प्रेम जीवन है उसमें समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है और उसमें शनि चतुर्थ भाव में बैठ गया, पंचम भाव में बैठ गया, सप्तम भाव में बैठ गया, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है प्रेम जीवन में। साथ में कई बार, जैसे मंगल दोष सभी को पता है, 12वें स्थान में मंगल, 12वां स्थान की अहमियतता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 12वां स्थान जो है वो बेडरूम लाइफ दिखाता है। अगर वहां पे भी शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, तो आपके लग्न जीवन में, प्रेम जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, बार बार स्थिरता नहीं आने देते। कई पर जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि मंगल 12वें भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव पर उसकी अष्टम दृष्टि पड़ती है, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। शनि तो दिखाई देता है, पंचम स्थान में बैठा है, तो प्रेम जीवन को भी प्रभावित करता है। इसकी तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को भी प्रभावित कर देता है। तो प्रेम जीवन में भी असंतुष्टि रहती है और लग्न जीवन में भी असंतुष्टि रहती है। तो जब कोई क्रूर ग्रह प्रथम स्थान में, और राहु केतु, राहु अगर लग्न में बैठा है तो भी समस्याएं उत्पन्न कर देता है लग्न जीवन में, और सप्तम स्थान में बैठा है तो भी। अगर सूर्य सप्तम स्थान में बैठता है, तो जो अहम भाव होता है, ईगो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि ईगो होता है, इसकी वजह से लग्न जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। अगर पंचम स्थान में बैठता है, तो वहां पे भी वो ईगो जनरेट कर देता है जातक के मन में, और इसके चलते प्रेम संबंध में समस्याएं आती है। तो प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान में अगर कोई क्रूर ग्रह, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और चंद्र जो निर्बल है, वो अगर बैठ जाता है, तो समस्याएं उत्पन्न कर देता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो द्वितीय भाव है ना, जो वाणी है, अगर वाणी का भाव बिगड़ता है या द्वितीय बिगड़ जाता है, निर्बल होता है, तो भी जातक के संबंधों में तनाव उत्पन्न कर देता है। मतलब कि ये द्वितीय भाव वैसे तो कुटुंब भाव है, धन भाव है, मगर वाणी का भी भाव है। तो वाणी अगर खराब कर देता है, तो रिलेशन में समस्या उत्पन्न कर देता है। और अगर उसका संबंध पंचम या सप्तम स्थान से, ऐसे निर्बल या क्रूर ग्रह होते हैं जो द्वितीय से बने हुए हैं, द्वितीय से संबंध करते हैं और सप्तम भाव से भी संबंध कर लेते हैं, तो वाणी की वजह से उनके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि प्रेम संबंध कहाँ से उत्पन्न होते हैं। प्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक दैहिक आकर्षण होता है और दूसरा जो चंद्र की वजह से होता है, वो भावनाओं का आकर्षण होता है, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स होती है, वहां से होता है। शुक्र मंगल की वजह से होता है, तो एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है। और दूसरी बात मैंने बताई कि समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है, क्रूर ग्रहों से उत्पन्न होती है,
जब ये भावों या उनके भावेश को मतलब भावपति को संबंधित करते हैं, प्रभावित कर देते हैं, तो ऐसे में प्रेम जीवन लग्न जीवन को वो प्रभावित करके समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरी बात मैंने बताई कि वाणी का स्थान भी कई बार प्रेम संबंध और लग्न जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो आज का जो मेरा एक लाइव सेशन था, जो मैरिज, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसमें अभी एक टॉपिक बाकी रह गया, एक मुद्दा कि अरेंज मैरिज कब होती है। अरेंज मैरिज तब होती है जब पंचम का स्थान का संबंध सप्तम स्थान के साथ नहीं होता है, चतुर्थ का संबंध नहीं होता है, तब अरेंज मैरिज होती है। और अगर पंचम स्थान का संबंध सप्तम या नवमेश के साथ होता है, जैसे मैंने बताया, वो तो पोजीशन बनती है, मगर साथ में गुरु जैसे शुभ ग्रह, चंद्र जैसे शुभ ग्रह, जो मजबूत चंद्र, जिसको प्रबल चंद्र कहा जाता है, निर्बल नहीं होना चाहिए, वो चंद्र की संबंध बनती है। तो ऐसे में माता पिता की ओर से भी मंजूरी होती है, लव कम अरेंज मैरिज बनता है। तो ये मैंने आपको एक विवरण दिया कि आपकी पत्रिका में लव या मैरिज, अरेंज मैरिज की संभावनाएं कब बनती है। तो आप इसको देखिए अपनी पत्रिका में और समझिए। अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के ये मेरा छोटा सा लाइव था, और इसके लिए मैं आप सबका खूब खूब आभारी हूँ, और टॉक टू एस्ट्रो का भी खूब खूब आभारी हूँ कि मुझे आप लोग के साथ संवाद करने का मुझे एक अवसर दिया। नमस्कार।